हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है उसको पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एंड इसकी जो समरी है बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। इसके जो ऑल 5 पार्ट्स हैं जो हमारे वेस्टलैंड में है उनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि समरी को हम बहुत अच्छे से हम देखेंगे। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। एलियट ने हर पार्ट में क्या कहा है, किस टॉपिक में वो बात कर रहे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये आपका टी.एस. एलियट का और एलटी के सिलेबस में है आपके, एंड पीजीटी के उससे भी और केबीएस एनवीएस भी आपका आ गया है। तो ये आपके वेस्टलैंड तो हर लिटरेचर के एग्जाम से आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये क्लास आपके लिए लिटरेचर के एग्जाम से अकॉर्डिंग बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम इसकी समरी को देखेंगे हर एक पार्ट्स की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेन जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, मेन्स लाइन्स है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले देखते हैं। ऑथर पता है आपका टी.एस. एलियट है। पब्लिश कब हुई है? 1922 में आपकी पब्लिश हुई है हमारी वेस्टलैंड। ओके, मैगजीन कब फर्स्ट किस मैगजीन में आई है? द क्राइटेरियन, एडिटेड बाय एलियट। इसके संपादक आपके एलियट हैं। क्राइटेरियन जो आपकी मैगजीन है इसमें ये फर्स्ट टाइम आपकी पब्लिश हुई है। ओके, टाइम कब आई है? क्राइटेरियन जो मैगजीन है इसके एलियट ही इसके संपादक थे, तो ये वहां पर फर्स्ट टाइम ये आपकी पब्लिश हुई है। बुक फॉर्म में कब आई है? पब्लिश बोनी एंड लिवराइट विद एजरा पाउंड्स एडिटिंग। एजरा पाउंड की एडिटिंग के साथ में ये आपकी बुक फॉर्म में आई है। पब्लिश बोनी एंड लिवराइट ने किया है। ओके, डेडिकेशन ये किस? इल मिग्लियोर फेब्रो, ये जो आपका है वर्ड, ये आपका इटालियन वर्ड है। ये आपको एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है हमारे टी.एस. एलियट ने, जिसका मीन्स होता है बेटर क्राफ्टमैन, यानी बेहतर कारीगर, ये कह सकते हैं हिंदी में। प्रशंसा की है यहाँ पर, इस तरह करके उनको डेडिकेट किया है। किसको? एजरा पाउंड को। ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये पूछा भी गया है। इल मिग्लियोर फेब्रो किसको डेडिकेटेड है? एजरा पाउंड को। मीन्स है इसका द बेटर क्राफ्ट्समैन। ओके, आपका इटालियन वर्ड से क्लियर हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। लेंथ क्या है इसकी? लेंथ आपको पता है, लंबी पोएम है, 434 लाइन्स है। जोनर इसका मॉडर्निस्ट पोएम है, ये आपकी मॉडर्निस्ट पोएम है। फ्रैगमेंट एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल में लिखा गया है। ओके, इन्फ्लुएंस कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं? जेम्स फ्रेजर का है द गोल्डन बग एंड जेसी वेस्टन्स का है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये आपके इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके जेम्स फ्रेजर्स के वर्क द गोल्डन बग एंड जेसी वेस्टन्स का फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, यहाँ से इनका इन्फ्लुएंस हुए हैं, उसको प्रभावित किया है। की थीम्स इसकी मेन क्या है? स्पिरिचुअल बैरननेस दिखाई गई है, आध्यात्मिक सूखापन दिखाया गया है, लॉस ऑफ फेथ है, विश्वास का पतन दिखा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं। मीनिंगलेसनेस दिखा रहे हैं, जीवन का अर्थहीन होना, ये इसमें दिखाते हैं हमारे एलियट साहब। एंड डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और जो सभ्यता का विघटन हो रहा है ये दिखा रहे हैं। इसकी मेन थीम्स है आपकी सर्च फॉर सॉल्वेशन, मुक्ति उद्धार की खोज दिखाते हैं। लास्ट में फ्रेगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव अनुभव का बिखराव दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इसकी मेन थीम्स है जिस टॉपिक पे आपके एलियट ने बात किया हर एक पार्ट में। ओके, चलिए स्ट्रक्चर एंड सेक्शन देख लें। आपको पता है ये आपके 5 मेजर पार्ट्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए, कौन कौन से हैं, यही मेन पार्ट्स हैं। इसके विषय में भी हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टॉपिक में क्या उन्होंने हमसे कहा है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सर्मन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर, फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो ये आपका ये 5 पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लें पहले। ओके, इसमें कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने दिखाए हैं, तो कौन सा कैरेक्टर क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या बता रहा है, इसमें पहले यहाँ पे देख लेंगे तो आगे आपको समझने में इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ हमारा कैरेक्टर है टायरसियस। टायरसियस जो है आपका ब्लाइंड प्रोफेट है, सेंट्रल कॉन्शियसनेस, एक अंधा भविष्यवक्ता है, जो पूरी कविता का एक केंद्र कह सकते हैं, केंद्र वक्ता है, ग्रीक मिथ का अंधा भविष्यवक्ता है, जो अपने जीवन के कुछ समय पुरुष और कुछ समय स्त्री के रूप में रहा है। आधुनिक समाज की आध्यात्मिक बीमारियों को यहाँ पर दिखा रहा है ये कैरेक्टर। मिथ है और एक यथार्थ है, उसको जोड़ने वाला हो गया, ऐसा प्रतीकात्मक इसका कैरेक्टर यहाँ पर दिखा रहे हैं। आधुनिक जीवन की संवेदनहीनता और टूटे रिश्तों का एक साक्षी बनता है इस पोएम में। ओके, तो ये आपका वो टायरसियस कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट है मैरी। मैरी जो है आपका कौन है? नॉस्टैल्जिक अरिस्टोक्रेट।
ये आपकी जो है अतीत को याद करती हुई एक अभिजात महिला है। मैरी लैरिसिच नाम की एक वास्तविक जर्मन अभिजात महिला पर ये आधारित पात्र है। आपको मैरी जो है अपने पुराने दिनों को याद करती है, जैसे रूस की यात्रा हो गई, स्लेज पर घूमना, जर्मन भाषाएं सीखना याद करती है। ऐसे करके अपने पुराने पलों को, क्षणों को याद करती है, पास्ट को याद करती है यहाँ पर। और इससे पहले जो सुनहरे पल थे यूरोप में, वो सबको याद करने का एक प्रतीक यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके पहले युद्ध जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो उसके पहले कैसे लोग जो सुनहरे पल थे उनके पास, उसको याद करते हुए यहाँ पर ये इसका सिंबल दिखा रही है। अतीत की गर्माहट बनाम आज के जीवन की शुष्कता, यहाँ पर ये हमें यहाँ पर उजागर करती है। भावनात्मक खालीपन का एक एहसास दिखा रहे हैं। मैरी की मीठी यादें दिखाती है कि वर्तमान दुनिया में आनंद और अर्थ का अभाव हो चुका है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा मैडम सॉसेस्ट्रीज। मैडम सॉसेस्ट्रीज जो है एक नकली भविष्यवक्ता है। यहाँ पर फेक फॉर्चून टेलर है, नकली भविष्यवक्ता हो गई। एक फ्रॉड टैरो कार्ड पढ़ने वाली महिला जो लोगों को डराकर पैसा कमाती है। यहाँ पर जैसे डराना कैसे हो गया, वह अजीब अजीब कार्ड दिखाती है। राउंड फोनिशियन सेलर का, द वन आइड मर्चेंट, द व्हील, तो इस तरह करके लोगों के मन में डर बैठ करके फेक फॉर्चून टेलर का यहाँ पर उसको दिखा रहे हैं। उसका प्रतीक ये किस चीज़ की है दिखा रहे हैं, जो आधुनिक युग में एक नकली आध्यात्मिकता है वो उसको दिखा रहे हैं इसके कैरेक्टर के रूप में। असली भविष्यवाणी का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग गलत जगहों पर मार्गदर्शन खोज रहे हैं, इस तरह करके कैरेक्टर आपका दिखाता है यहाँ पर। ओके, कैरेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ध्यान रखने होंगे। इस कैरेक्टर है फिशर किंग, मिथिक सिंबल ऑफ वॉन्डेड वर्ल्ड, घायल दुनिया का मिथकीय प्रतीक है। ये कौन है? मध्ययुगीन मिथक का राजा, जिसका शारीरिक आध्यात्मिक चोट से उसका पूरा राज सूखा और बंजर सा बन जाता है। तो यहाँ पर ये फिशर किंग हो गया। कविता की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि में मौजूद एक मुख्य मिथक है जो पूरे वेस्टलैंड के विचार को आकार देता है। तो कौन है? फिशर किंग। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मानवता की आध्यात्मिक कमजोरी हो गई है, जो बंधनहीन डायरेक्शनलेस समाज जो है, जीवन की बंजरता और उजड़ना है, तो ये सब उसके प्रतीक दिखा रहे हैं फिशर किंग को। यदि हरी वह भरी फिर से हो सकती है, यानी आध्यात्मिक पुनर्जन्म संभव है यहाँ पर। तो इस तरह करके यहाँ पर कैरेक्टर फिशर किंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। लिल एंड अल्बर्ट जो आपके वर्किंग क्लास कपल हैं, वर्किंग क्लास के दंपति हैं, दोनों कपल हैं। एंड जो है लंदन की एक वर्किंग क्लास महिला है, उसके पति एल्बर्ट हो गए, एंड जो उसकी वाइफ हो गई, जो बहुत सारे गर्भधारण करती है, उसके कारण वो कमज़ोर हो चुकी है। उसकी सहेली जो है उसे यहाँ पर वार्निंग देती है, चेतावनी देती है कि अल्बर्ट छुट्टी से अभी आएगा तो सुंदर दिखने की उम्मीद करेगा तुमको देखकर। तो इस तरह करके यहाँ पर कोई बात होती है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और ओके, तो यहाँ पर आज क्या दिखा रहे हैं इन दोनों कैरेक्टर के माध्यम से? आधुनिक विवाहों का भावनात्मक पतन हो रहा है। यहाँ पर जो आधुनिक विवाह है उनमें भावनात्मक एक पतन दिखाया जा रहा है। स्त्री का शारीरिक और मानसिक शोषण यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स के उससे दिखाते हैं। सेक्स को प्रेम नहीं बल्कि बोझ और कर्तव्य बना दिया गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर जो है आम लोगों के जीवन में मौजूद रोजमर्रा की जो ट्रेजेडी और टूटे रिश्तों को यहाँ पर उजागर करता है। कौन? लिल एंड एल्बर्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे फ्लेबस एक डेड सेलर है, एक फोनिशियाई व्यापारी हो गया, नाविक जो समुद्र में डूबकर मर चुका है। शरीर धीरे धीरे पानी में घुलता और सड़ता हुआ दिखाया गया है, जो कि मृत्यु की अनिवार्यता दिखा रहा है, समय की शक्ति को दिखाता है। धन, सौंदर्य, गर्व, ये सब चीज़ें जो है, अहंकार, सब कुछ समुद्र में डूबा जाता है। ये उन फ्लेबस कैरेक्टर है, वो सिम्बलाइज कर रहा है। फ्लेबस फाटक को चेतावनी भी देता है। यहाँ पर उनके फ्लेबस के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं एलियट, सभी मनुष्य एक ही अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जो आधुनिक जीवन का मनुष्य है, वो सभी लोग एक ही अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये आपका फ्लेबस कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट है हर्मिट थ्रस जो है आशा की फेंट आवाज़ है, सिंबल ऑफ फेंट होप। यहाँ पर आशा की एक आवाज़ है, फेंट आवाज़ है। जंगल में मिलने वाली एक छोटी सा पक्षी हो गया, चिड़िया हो गई हर्मिट थ्रस। यहाँ पे हर्मिट यहाँ कोई साधु से मतलब नहीं है, या हर्मिट थ्रस है, चिड़िया हो गई, पक्षी हो गया छोटा, जो जंगल में मिलता है। उसकी हल्की सी आवाज़ सूनी भूमि में सुनाई देती है, जो कि इसका प्रतीक है। आध्यात्मिक सूखे के बीच में भी आपको सूक्ष्म आशा दिखाई देती है। ओके, आध्यात्मिक सूखापन, बंजरपन के बावजूद भी यहाँ पर छोटी सी जो आशा है, वो हमें आशा की किरण दिखाई देती है। ये जीवन की संभावना का यहाँ पर यानी कि इसके माध्यम से संकेत मिलता है। जीवन की संभावना है, वो भी अभी उसका संकेत दे रही है। यह दिखाती है कि पूरा संसार बंजर नहीं हुआ है, कहीं कहीं पुनर्जन्म का स्वर मौजूद है। ओके, तो ये आपका हो गया हर्मिट थ्रस।
नेक्स्ट है आपका थंडर। थंडर क्या है, थंडर क्या सिम्बलाइज कर रहा है, उपनिषद की दिव्य आवाज है, उपनिषदिक डिवाइन वॉइस, उपनिषद की ये दिव्य आवाज है, इंडियन उपनिषद है, ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद जो है से लिया गया है मोस्टली, जो आपके उपनिषद है। इसमें क्या थंडर, क्या बिजली हो गई, जो गर्जना की आवाज़ हो गई। यहाँ पर 3 संदेश देती है ये जो थंडर है, क्या दत्ता, दयाध्वम और दमयत। तो ये 3 जो है, दत्ता क्या हो गया, गिव, दो, दयाध्वम दयालु बनो, सिंपथाइज दयालु बनो, दमयत कंट्रोल संयम रखो। ये 3 जो आपके आदेश दिए जा रहे हैं यहाँ पर थंडर के उससे, जो कि आध्यात्मिक मुक्ति को का एक मार्ग है यहाँ पर, और मानवता को बचाने वाली 3 यहाँ पर नैतिक शिक्षाएं दी जा रही हैं आपके दाता और दमयध्वम और दमयत के द्वारा। आशा, शांति और पुनर्सृजन का यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि अंततः शांति संभव है यदि मनुष्य इन तीनों आदेशों का पालन करे। तो थंडर के थ्रू ये दिए जा रहे हैं आपको आदेश, अगर इसका पालन मनुष्य करे तो अभी भी शांति संभव है। ओके, चलिए ये आपके कैरेक्टर्स हो गए। आई होप आपको ये कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये कैरेक्टर्स हमें आगे पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं द वेस्टलैंड। अब हम इसकी समरी पर आते हैं। द वेस्टलैंड, अ लैंडमार्क मॉडर्निस्ट पोएम डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल इम्पर्टीनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आपकी पोएम लैंडमार्क है, मॉडर्निस्ट पोएम है, जो कि हमें बताती है वेस्टलैंड वार फर्स्ट के बाद मॉडर्न जीवन में, इस दुनिया में जो एक स्पिरिचुअल इम्पर्टीनेस हो गया, एक बंजर हो गया, खालीपन हो गया है, उसको दिखा रही है आपके। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमें इलियट। ओके, Iliad presents modern civilization as a world, a place where people have lost faith, love, energy, spirituality and meaning। तो यहाँ पर इलियड कह रहे हैं, इलियड जो है आधुनिक दुनिया को एक वेस्टलैंड कह रहे हैं, मीन्स उजड़ा हुआ मैदान कह रहे हैं, जहाँ पर लोग लॉस्ट फेथ, लव, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी एंड मीनिंग, जहाँ पर लोग आस्था, प्रेम और आध्यात्मिकता को और जीवन का अर्थ सब कुछ खो चुके हैं। ओके, लाइफ हैज़ बिकम मैकेनिकल, रिलेशनशिप आर हॉलो, सेक्स इज जॉयलेस एंड कल्चर इज ब्रोकन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीवन एक मशीन सा हो गया है, रिश्तों में भावनाएं नहीं रह गई हैं, संस्कृति सब टूट चुकी है, ढह चुकी है, सेक्स भी बिना प्रेम के हो गया, केवल ड्यूटी बन के रह गया, रिलेशनशिप आर हॉलो, रिलेशनशिप अब खोखले रहे हो गए, मशीन हो गया है एक तरह से आदमी, कल्चर सारी सभ्यता ढह गई है। पोएम मिक्सेस मिथ, रिलीजन, लिटरेचर एंड मॉडर्न सीन्स टू शो दैट द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअली डेड। और मनुष्य अंदर से बिल्कुल ये पोएम में जो सारी मिथ्स है, रिलीजन है, लिटरेचर में दिखा रहे हैं, मॉडर्न सीन्स जो है ये सब बता रहे हैं कि वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है वो स्पिरिचुअली बिल्कुल आध्यात्मिक तौर पर वो बिल्कुल मर चुकी है, जो मनुष्य अंदर से पूरा मर गया है। ओके, येट एट द एंड इलियड ऑफर्स अ स्मॉल होप, लेकिन अंत में एक छोटी सी आशा की किरण भी बता रहे हैं यहाँ पर। रीजनरेशन कम्स थ्रू सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन एंड गिविंग, सिंबलाइजेस बाय उपनिषदिक टीचिंग। तो लेकिन अंत में वो उम्मीद की किरण आती हुई दिखा रहे हैं कि उपनिषदों के 3 शिक्षाएं जो है उनके माध्यम से वो बता रहे हैं। कौन सी 3 शिक्षाएं हैं आपकी? दाता, दयाध्वम, दमयत। दाता क्या हो गया? गिव, दयाध्वम हो गया सिंपथाइज, दमयत हो गया आपका कंट्रोल। तो एंड द फाइनल वर्ड शांति, शांति, शांति करके पीस। ये क्या करें? दाता दान करो, दयाध्वम करुणा दिखाओ, दमयत आत्मनियंत्रण रखो। और ये 3 चीज़ों का आदेश को अगर आदमी इनका पालन करता है तो अभी भी शांति, यहाँ पर कह रहे हैं अंत में शांति, 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 शांति यहाँ पर संभव है। तो ये यहाँ पर पूरी आपकी पोयम में यहाँ पर इसका सार बताया गया है कि पूरी पोयम इसी पर केंद्रित है। अब हम इसके 5 जो सेक्शन है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस सेक्शन में वो क्या कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने बताया द बरियल ऑफ द डेड है। देखिए क्या कहते हैं, दिस सेक्शन कंट्रास्ट पास्ट विटैलिटी विद प्रेजेंट लाइफलेसनेस। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका वो पुराने दिनों को जीवांतता और वर्तमान की मृत अवस्था का यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाते हैं। पास्ट विटैलिटी एंड प्रेजेंट लाइफलेसनेस, जो पुराने दिनों में जीवंतता है और जो जिया जाता था जो पल, सुनहरे पलों की, और वर्तमान में जो मृत अवस्था हो गई है उसमें कंट्रास्ट दिखा रहे हैं इस आपके बरियल ऑफ द डेड में। ओके, कुछ की फैक्ट्स हैं, देख ले क्या है कह रहे हैं, क्या आइडियाज़ हैं। अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ये आपकी ओपनिंग लाइन है आपकी द बरियल ऑफ द डेड की। अगर आपकी पूछी जाए इसकी ओपनिंग लाइन क्या है आपके वेस्टलैंड की, तो अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ये आपकी ओपनिंग लाइन्स है। ओके, तो देखिए पहले में क्या कह रहे हैं, अप्रैल इज़ क्रूएल बिकॉज स्प्रिंग ब्रिंग्स लाइफ बट मॉडर्न पीपल फियर इमोशनल एंड रिन्यूअल।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अप्रैल क्रूर है? क्योंकि बसंत नई जिंदगी लाता है, लेकिन जो आधुनिक मनुष्य भावनाओं से डरता है। यहाँ पर मॉडर्न पीपल फियर इमोशंस एंड रिन्यूअल। मॉडर्न पीपल जो है वो भावनाओं से और नया रिन्यूअल से डरता है। यहाँ पर बसंत तो है जो नई जिंदगी लेकर आता है, लेकिन जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य है, वो यहाँ पर भावनाओं से डरता है। ओके। A woman named Mary recalls joyful days of her youth, skilling, reading, showing the past was full of life। तो यहाँ पर देखिए ये कैरेक्टर जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, मैरी नाम का जो कैरेक्टर है वो अपने पुराने खुशहाल दिनों को याद करती है, जैसे कि आपकी उसकी स्कीइंग थी, रीडिंग थी, जो उसकी हॉबीज़ थी, जो अच्छे दिन थे, अच्छे सुनहरे पल थे, उसके खुशहाल दिन थे, उसको याद कर रही है। यहाँ पर हमारी जो कैरेक्टर मैरी है, जो कि दिखाता है कि अतीत में जीवंतता थी, लोग जीते थे, खुश दिल थे, खुशी से जीते थे उन पलों को। शोइंग द पास्ट वाज फुल ऑफ लाइफ को इंजॉय करते थे पहले लोग। ओके। नाउ द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअली ड्राई। अब क्या है, अब जो है दुनिया है पूरी तरह स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर सूख गई है, बंजर सी हो गई है। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस। ये देखिए अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, हमने बताया ना। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कोटेशन से लेके आएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, वो हम अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पर आपको दिखा अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस मीन्स क्या है। पहले के लोग तो बहुत खुशहाल थे, ऊपर कह रहे हैं। अब क्या है, नाउ द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअली ड्राई, पूरी तरह बंजर हो चुकी है आध्यात्मिक तौर पर। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, और टूटी फूटी छवियों का एक ढेर बन गई है। जो टूटी फूटी छवियां रह गई केवल उसका एक ढेर सी बन गई। हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस बन गई है कौन, नाउ द वर्ल्ड। ओके। द नरेटर सीज अ क्राउड फ्लोइंग over London Bridge, people who are spiritually dead like ghost। अब यहाँ पर देखिए लंदन ब्रिज, एक यहाँ पर कोटेशन है आपका, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। तो कोटेशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेकर आएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं लंदन ब्रिज पर जो चलती हुई भीड़ है, सब जिंदा होकर भी यहाँ पर एक तरह से मृत हैं, मर चुके हैं। यहाँ पर जिंदा चल तो रहे जो भीड़, लेकिन ये एक तरह से मृत हैं, लाइक घोस्ट, आत्मा के जैसे। फॉर्चून टेलर मैडम सॉसेस्ट्री गिव्स सिंबॉलिक टैरोट रीडिंग्स प्रिडिक्टिंग डिस्ट्रक्शन, वॉर एंड स्टेरिलिटी। सॉसेस्ट्रीज का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, करती हैं वो फ्रॉड टैरो कार्ड पढ़ने वाली हैं मैडम सॉसेस्ट्री, एंड टैरो कार्ड से विनाश और बंजरता की यहाँ पर भविष्यवाणी कर रही हैं। तो ये सब चीज़ है आध्यात्मिक पतन को दिखा रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है आधुनिक जीवन में, वो बिल्कुल दुनिया सूखी और भावहीन हो गई है, यहाँ पर अर्थहीन हो चुकी है, लोग अंदर से बिल्कुल खाली और मृत से हो गए हैं। ओके। मीन क्या है इसका, मेन क्या हो गया पूरा आपका फर्स्ट पार्ट में क्या मीन है, पीपल आर अलाइव फिजिकली बट डेड इनसाइड। यहाँ पर लोग जो हैं फिजिकली तो लाइव हैं, जिंदा हैं, बट इन अंदर से वो बिल्कुल से मरे हुए हैं। और द वर्ड हैज़ नो मीनिंग, संसार का कोई मतलब नहीं रह गया। नो फेथ नो इमोशन, नो फेथ नो इमोशंस, कोई आस्था नहीं, कोई इमोशन नहीं रह गया। मीन्स दुनिया सूखी भावहीन और अर्थहीन हो चुकी है, लोग अंदर से खाली और मृत हैं, लोग अंदर से बिल्कुल मृत हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, दुनिया बिल्कुल सूखी और भावहीन है। ये पूरा आपका द बरियल ऑफ द डेड में इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं ऐसे। ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है अ गेम ऑफ चेस। ओके। focuses on modern relationship, sexuality without love, conversation without communication। इस पार्ट में जो है आधुनिक रिश्तों का यहाँ पर खोखलापन दिखा रहे हैं। सेक्सुअलिटी विदाउट लव, सेक्सुअल लाइफ दिखा रहे हैं जो बिना प्रेम के ही है। कन्वर्सेशन विदाउट कम्युनिकेशन, जो कन्वर्सेशन भी हो रहा है तो विदाउट कोई कम्युनिकेशन, लगाओ से कोई मतलब नहीं, केवल एक नॉर्मल फॉर्मल वे में चल रहे हैं लोग। कोई प्रेम और भावना किसी के अंदर नहीं रह गई है। ओके। A rich nervous woman sit in a luxurious room full of ornaments but is mentally disturbed. Her marriage lacks love। एक जो रिच नर्वस वुमेन है वो बैठी हुई लग्जरियस रूम में, भव्य रूम में बैठी हुई है, एंड फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स, खूब सारे गहनों से आभूषणों से लदी हुई है, लदी फंदी है, बट इट मेंटली डिस्टर्ब, लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान है। क्यों परेशान है, हर मैरिज लैक्स लव, उसकी जो मैरिज लाइफ है वो बिल्कुल उसमें प्रेम का अभाव है। ओके। A pub conversation between two working class women, one mock Lil whose husband returns from the war expecting sexual service through she is sick and tired। अब देखिए अभी हमने बताया ना ये लिल और अल्बर्ट का कैरेक्टर, उसका हस्बैंड अल्बर्ट, तो यहाँ पर ये दो लोग बातें करती हैं, पब में एक कन्वर्सेशन कर रही हैं। टू वर्किंग क्लास
वोमेन से बात कर रही हैं कि लिल जो है उसका पति जो है अब युद्ध से लौट कर आएगा है, युद्ध से लौटा है और पत्नी से अपनी शारीरिक संबंध की अपेक्षा करता है, जबकि वह बीमार और थकी सी हुई है। शी इज सिक एंड टायर्ड, वो बीमार और थकी सी हुई है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि प्रेम और रिश्ते से कोई मतलब नहीं रह गया, केवल सेक्सुअल लाइफ भी एक ड्यूटी, फर्ज की तरह, कर्तव्य की तरह निभाई जा रही है। मशीनरी तौर पर जीवन चल रहा है जैसे। मीनिंग क्या है देखिए इसका पूरे का, फ्रॉम रिच टू पुअर, रिलेशनशिप आर एम्पटी, मैकेनिकल एंड लवलेस, सेक्स हैज बिकम अ ड्यूटी नॉट अ एक्सप्रेशन ऑफ लव, ह्यूमन कनेक्शन इज ब्रोकन इन ऑल क्लासेस। तो इसका मतलब क्या, अमीर हो या गरीब, हर जगह रिश्ते खोखले, तनावपूर्ण, यांत्रिक हो गए हैं, मशीनरी हो गए हैं। मीन्स क्या है, रिलेशनशिप आर एम्पटी, रिश्ते खोखले और मशीनरी हो गए हैं, लवलेस हो गए, तनावपूर्ण से हो गए हैं, बिना प्रेम के हो गए। सेक्स हैज़ बिकम अ ड्यूटी नॉट अ एक्सप्रेशन ऑफ लव, सेक्स एक केवल ड्यूटी बनकर रह गया है, नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, लव का एक को एक्सप्रेस करने का ये जरिया नहीं, केवल एक आपका ड्यूटी हो गया है। ह्यूमन कनेक्शन इज ब्रोकन इन ऑल क्लासेस, और प्रेम नहीं केवल कर्तव्य जैसा सेक्स बचा है यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ह्यूमन कनेक्शन इज ब्रोकन इन ऑल क्लासेस, ऑल क्लासेस में जो ह्यूमन कनेक्शन है वो सब बिल्कुल टूट चुका है, एक दूसरे से लगाव वो सब ब्रोकन हो चुका है। हर क्लास में की बात कर रहे हैं, अमीर हो चाहे गरीब, यहाँ हर रिश्ते खोखले और तनावपूर्ण हो गए हैं। ओके, यहाँ पर आपके गेम ऑफ चेस में कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द फायर सर्मन। फायर सर्मन में क्या कह रहे हैं, दिस इज द कोर ऑफ द पोएम शोइंग लस्ट एंड मॉरल डिके। ये जो इस पार्ट में वो वासना और नैतिक पतन को दिखाते हैं, यहाँ पर वो शोइंग लस्ट एंड मॉरल डिके, यहाँ पर नैतिक पतन और वासना की बात कर रहे हैं। कुछ हाइलाइट्स हैं, देख लेते हैं क्या है पॉइंट्स। टायसिस द ब्लाइंड प्रोफेट हु हैज लिव्ड एज बोथ मैन एंड वुमेन नरेट्स। टायरसियस हमने बताया, यह मुख्य प्रवक्ता है जो पुरुष और स्त्री दोनों अनुभव कर चुका है। ये आपका टायरसियस कैरेक्टर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। अ यंग टाइपिस्ट एंड क्लर्क इंगेज इन जॉयलेस ऑटोमेटिक सेक्सुअल इनकाउंटर, नो पैशन, नो लव, नो बोर्डम। तो यहाँ पर एक टाइपिस्ट लड़की और एक क्लर्क का बिना भावना वाला जो उबाऊ मशीनरी तौर का जो जैसा सेक्स है यहाँ पर पूरा मतलब दिखा रहे हैं। वो लोग केवल एक भावना वाला, कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई लव नहीं, केवल सेक्सुअल लाइफ से ही एक दूसरे में केवल एक ड्यूटी के तौर पर कर रहे हैं। और मीन्स यहाँ पर प्रेम का पूर्ण पतन दिखा रहे हैं, प्रेम का कोई जगह नहीं और सब चीज़ों की जगह है, बस ये चीज़ दिखा रहे हैं आधुनिक युग में। द रिवर थेम्स वन प्योर इज नाउ पॉल्यूटेड विद गार्बेज, सिंबल ऑफ कल्चरल डिके। जो रिवर थेम्स है, जो पवित्र नदी मानी जाती है, वंस प्योर इज फुल ऑफ पॉल्यूटेड विद गार्बेज, बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है गार्बेज के द्वारा। एंड सिंबल ऑफ कल्चरल डिके, जो कि एक सिंबल है किस चीज़ का, कल्चर डिके का, संस्कृति के पतन का। जो रिवर थेम्स है वो गंदगी से भरी हुई है, यानी संस्कृति का पूरी तरह से यहाँ पर पतन हो गया है। इलियड एल्यूड्स टू बुद्धास फायर सर्मन कंडेमिंग लस्ट। यहाँ पर इलियड जो है बुद्ध के फायर सर्मन की याद करते हैं, वासना की आग की तरह सब कुछ यहाँ पर वो जला देती है। तो ये था आपका क्या, द फायर सर्मन। ओके, ये आपका मीनिंग क्या है, इसका मीन्स सार क्या हो गया, मॉडर्न में सेक्सुअलिटी इज अगली, मैकेनिकल एंड मीनिंगलेस, ह्यूमन बीइंग बिहेव लाइक मशीन नॉट लवर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आधुनिक मनुष्य भावना रहित मशीन बन गया है, भावनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल एक मशीन बन गया है। सेक्स आनंद या प्रेम नहीं रह गया है, बल्कि उबाऊ एक क्रिया सी हो गई है। सेक्स लव एक्सप्रेस करने का एक आपका तरीका हो गया, बट यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो रहे दिखाई जा रही। यहाँ पर अब आधुनिक मनुष्य केवल एक उबाऊ सी क्रिया हो गई है, मीन्स आधुनिक से मनुष्य भावना रहित मशीन सा बन गया है। ओके, ह्यूमन बिहेव लाइक मशीन नॉट लवर्स, वो लवर्स की तरह नहीं बिहेव करते, वो एक मशीन की तरह बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेथ बाय वाटर। ये शॉर्ट है आपका, अशॉर्ट सिंबॉलिक सेक्शन है, छोटा सा है आपका, छोटा लेकिन बेहद प्रतीकात्मक भाग है ये आपका। ओके, समरी। Phlebas the Phoenician, a drowned sailor, dies in the sea and forgets everything, profit, loss, ambition. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्लेबस फोनिशियन नाविक जो है वो पानी में डूबकर मर जाता है और वह अपनी सभी इच्छाएं, व्यापार, लाभ, हानि, रुपये, पैसे, सब कुछ जब मर गया तो पानी में डूबकर मर गया तो क्या रह गया, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाता है, वहीं चला गया, क्या सब कुछ भूल जाता है जब डूब रहा है। मीन्स इसका आपका अर्थ है
दिस इज अ वार्निंग, ये एक चेतावनी दे रहा है मॉडर्न युग में। ह्यूमन प्राइड इज यूजलेस, ह्यूमन का जो घमंड है वो बिल्कुल बेकार है। मैटेरियलिज्म, ग्रीड एंड वर्ल्डली सक्सेस अल्टीमेटली ड्रॉन लाइक फ्लेबस। जो वर्ल्ड में मैटेरियलिज्म है, लालच है, भौतिकतावाद है, लालच है, एंड वर्ल्डली सक्सेस जो ये सक्सेस वगैरह है, दुनिया भर की चीज़ें अल्टीमेटली ड्राउंड इन लाइक फ्लेबस, सब कुछ डूब के ख़त्म हो जानी है जैसे कि फ्लेबस ख़त्म हो गया। तो यही चीज़ दिखा रहे हैं, लालच, भौतिकता, अहंकार सब व्यर्थ है, अंत में सब कुछ डूब जाता है। यहाँ पर मेन इसका सारा ही, दिस इज अ वार्निंग। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारा ये, व्हाट द थंडर सेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब होप की किरण भी दिखाते हैं इलियट हमारे। द सेक्शन मूव्स फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। ये सेक्शन जो आपको निराशा से आशा की ओर ले जा रहा है, मीन्स अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कराता है। ओके, यहाँ पर अभी तक बहुत ही डिस्पेयर सा रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ आशा की किरण की बात भी करते हैं वो। इमेजेस क्या यूज़ की हैं, अ ड्राई बैरन लैंडस्केप, नो वाटर नो रिलीफ, मीन्स सूखा बंजर रेगिस्तान, कोई राहत नहीं है वहाँ पर। एंड क्राइस्ट अरेस्ट द एम्पटी स्ट्रीट्स ऑफ जेरूसलम, यहाँ पर जो ईसा मसीह की गिरफ्तारी की कुछ छवियाँ को दिखाया गया है, इमेजेस जो है। अ जर्नी थ्रू द डेजर्ट वेयर द ट्रेवलर्स फील अ मिस्टीरियस थर्ड पर्सन वॉकिंग विद देम, अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान में चलने वाले जो यात्री हैं जिन्हें तीसरे अदृश्य साथी का आभास होता है, यानी आध्यात्मिक यहाँ पर मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस दिखा रहे हैं। जो डेजर्ट में ट्रेवल्स कर रहे हैं लोग, वहाँ पर एक अदृश्य शक्ति जो उनके साथ में चल रही है, वॉकिंग विद देम, उनके साथ में, अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, यहाँ पर वो सिंबल दिखा रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस बता रहे हैं कि एक अनदेखी एक शक्ति जो साथ में सदा रहती है, वो उसकी बात कर रहे हैं, यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शन का यहाँ पे बात करते हैं। ओके, थंडर फाइनली स्पीक ऑफरिंग 3 संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द उपनिषदिक। यहाँ पर जो लास्ट में सिंबल दिखा रहा है थंडर का, बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों की, फाइनली स्पीक बोलती है, ऑफरिंग 3 संस्कृत वर्ड, 3 संस्कृत के वर्ड्स फ्रॉम द उपनिषद, जो उपनिषद के लिए गए हैं। क्या है वो उपनिषदिक टीचिंग हमारी, क्या है, दत्ता दयाध्वम दमयत, दत्ता गिव, दयाध्वम सिंपथाइज, दमयत कंट्रोल। मीन्स इसका क्या है कि दत्ता गिव, बी जनरस, दान करो, स्वार्थ छोड़ दो, दयाध्वम सिंपथाइज, दूसरों को दुख को अपना समझो, शो कंपैशन, एंड दमयत कंट्रोल, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, मीन्स अपने मन और इच्छा को नियंत्रित रखो। दीज क्वालिटीज़ कैन हील द वेस्ट लैंड। यही 3 जो क्वालिटीज़ है, यही आपके वेस्ट लैंड को हील कर सकती है। जो सूखा बंजर है हमारा, वही यही 3 क्वालिटीज़ आपके जो इस सूखे बंजर को आपके हील कर सकती है। यही आपकी आशा की किरण, 3 जो आदेश उन्होंने उपनिषद की शिक्षाएं दी हैं, इन्हीं के माध्यम से शांति 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 का मैसेज देकर वो पोयम का यहाँ पर एंड करते हैं। वह जो आपकी 3 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, कैन हील द वेस्टलैंड, यही क्वालिटीज़ आपके वेस्टलैंड को हील कर सकती है। ओके, तो द पोएम एंड्स विद, फिर पोएम को शांति 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 कह के एंड होती है, पीस विच पास द अंडरस्टैंडिंग। शांति शांति शांति, वह शांति जो सामान्य समझ से परे है। कि यहाँ पर एक मैसेज देकर यहाँ पोएम का एंड होता है। मीनिंग क्या है इसका मेन, इवन इन अ स्पिरिचुअली डेड वर्ल्ड, रेडेम्पशन इज पॉसिबल थ्रू एंशियंट विजडम, मॉरल डिसिप्लिन एंड कंपैशन। तो यहाँ पर क्या करें, दुनिया चाहे कितनी भी बंजर और सूखी हो, उद्धार संभव है, बशर्ते मनुष्य दया, अनुशासन और उदारता अपनाए। तो यही चीज़ जो है आपको इस वेस्टलैंड से, ये क्वालिटी जो है आपको हील कर सकती है। तो यहीं से जो हमारे पोएम का एंड हो जाता है, शांति 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 कर। तो ये थी हमारे वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड। आई होप आपको इसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, किस कैरेक्टर्स भी क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कोटेशंस को, मेन कोटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो कैसी लगी क्लास, आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके कोटेशंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके कोटेशंस के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।